नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी इजाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं आज फिर, लेकिन जिस तरह के हम हमेशा जो हमारा तज्ज़िया होता है, जैसे इस प्रोग्राम की तरतीब है कि हम हर खबर पे ये बताते हैं कि होना क्या चाहिए। नाज़रीन, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी वजाहत शुरू में कि आप यकीन करें कि ऐसी खबर सुनी कि एकदम मेरा दिल बैठ गया, लेकिन अल्लाह ने ऐसा करम किया कि फिर वो खबर गलत साबित हुई, तो फिर खुशी भी हुई। वो खबर थी मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, हमारे वज़ीर आज़म रहे, लेकिन मेरा उनके साथ बड़ा ही ज़ाती ताल्लुक़, बहुत ही इतनी मेरी उनके साथ सही मायने में दोस्ती। 2002 में वो वज़ीर आज़म बने और मैं पहली दफ़ा MNA, लेकिन इससे पहले मेरी उनके साथ जान पहचान थी, दोस्ती थी, और हमेशा वो बड़ों की तरह मुझे अपने बेटों की तरह वो प्यार करते, इज़्ज़त देते, और हमेशा मेरी उनके साथ बड़ी यादें वाबस्ता थी हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता करे। जो ही इस खबर को कन्फर्म किया उनकी फैमिली ज़राए से, तो बड़ा दिल को, गो कि इनकी हालत अब भी काफ़ी बीमार हैं वो, अल्लाह उनको शफा दे। तो इसी वजह से थोड़ी सी हमारा प्रोग्राम था कि 8 बजे लाइव आपसे वो डायरेक्ट बातचीत होगी, लेकिन यूँ ये खबर आई सोशल मीडिया पे, बल्कि डिजिटल चैनल पे भी आ गई, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है टीवी चैनल पे भी आ गई खबर, तो वो बड़े दिल दुखी हुआ। बहरहाल नाजरीन, होना ये चाहिए इस बारे में कि चैनल को भी, मीडिया, ये तो खैर हमारे प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, उनका ट्वीट आया कि ज़फ़रुल्लाह जमाली हम में नहीं रहे, लेकिन खैर उनको भी गलतफहमी हुई या किसी ने गलत खबर दी, या खैर वो बीमार थे, तो इस तरह का खैर हो ही जाता है कभी। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको, हम दुआ करते हैं सब मिल के। तो नाजरीन, इससे ज़्यादा इसके बाद जो अहम खबरें हैं वो तो सारा दिन 2-3 दिन से यही है, मुल्तान का जलसा। और आपने देखा कि हुकूमत ने इजाज़त दे दी, कुछ पहले हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार थी, तो इसमें होना तो ये चाहिए कि अगर इजाज़त देनी थी तो शुरू से दे देनी चाहिए थी, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बहरहाल हुकूमत ने दुरुस्त फैसला किया कि अगर कोई बंदा खुदकशी के लिए तैयार हो जाए तो उसको क्या क्या किया जा सकता है। अब हर तरफ लोग कह रहे हैं कि कोरोना है, और आपने देखा खुद बिलावल भुट्टो, खुद मोहतरमा किशोर, कैप्टन सफदर और बहुत सारे नामी गिरामी लोग इस मर्ज़ में, इस वायरस से मुतासर हैं। लेकिन फिर भी खैर, जो कहते हैं ना कि जो ये जो बादशाहत का खेल है ना जी, या सियासत का खेल, या हुक्मरानी का खेल, या इक़्तिदार का खेल, जो भी आप, जिसको भी आसान आपको लगे, जिस तरह कहते हैं ना कि जंग में और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ है, ये इसी तरह की जंग है कि इसमें कोई वो, जो ख़ासकर पाकिस्तान में और ख़ासकर इस अपोजिशन ने तो इस तरह का रवैया अपना लिया है। बहरहाल जलसा में जो सबसे अहम चीज़ थी, या जिस पे सारे लोग, जिनको इंतज़ार था, वो थी आसफ़ा भुट्टो की एंट्री। और कुछ लोग आसफ़ा का और मरियम नवाज शरीफ का मुआवजा कर रहे थे, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत में ख़वातीन की ज़ोरदार एंट्री है। हर कोई अपना अपना तबसरा कर रहा था, लेकिन जो संजीदा हलके थे वो तो इस चीज़ पे यकीन करें कि मैं तो इस चीज़ पे रंजीदा था कि देखें, झूठ की कोई इंतहा होनी चाहिए। अब जैसे मरियम नवाज शरीफ ने
अपनी तकरीर में कोई एक बात भी होते है ना, कोई एक बात भी सच्ची की हो, तो वो इस लिहाज से आसिफ अली जरदारी के नक्शे कदम पे चल रही हैं। अच्छा, आसिफ अली जरदारी का क्या थी सियासत? आसिफ अली जरदारी कहता था कि पाकिस्तान के अवाम जो है ना, मतलब वो ये अल्फाज नहीं कहता था, लेकिन उसका मतलब यही था कि ये भेड़ बकरियां हैं, जो भी आप कहेंगे लोग तस्लीम करते जाएंगे। और ख़ासकर पंजाब, तो उसने ओपन करप्शन शुरू कर ली। मसलन उसने कहा कि सिरे पैलेस पहले कहा कि ये हमारा नहीं है, और असेंबली में कहा, मोहतरमा ने कहा, और फिर जब मुनासिब वक़्त आया, वो सदर बन गया, तो उसने कहा ये तो हमारा है, और उसने बेच भी लिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? पंजाब से गो के उस वक़्त देखें ना, सियासत में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि उसी वक्त उसका रिजल्ट निकला है। इसके जो आपकी इमेज बन रहा होता है, जो आपका किरदार बन रहा होता है, ये मैं सियासत के तालिब इल्मों से मुखातब हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, या जो लोग आपको पता है ना, मैं नौजवानों को बहुत ज़्यादा मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दावत देता हूँ, हर एक को कहता हूँ कि सियासत में आएँ, आसवा आई हैं सियासत में, हम उनको वेलकम कहते हैं। मरियम का भी हक है सियासत करें। देखें, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई शजर ममनुआ नहीं, जो भी मेहनत कर ले, जो भी जिसके अंदर टैलेंट हो, लेकिन ईमानदारी के साथ। सिर्फ ये है कि आप सियासत करें ईमानदारी के साथ। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि सियासत में एक कोई फौरन कोई चीज़ सामने नहीं आती। वो कहते हैं ना कि बरसों के बाद इसके रिजल्ट आते हैं। ये बहुत आज पीपल्स पार्टी का यौम तासीस था। आज से 53 साल पहले 67 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में इस पार्टी की बुनियाद रखी। ये वाहिद पार्टी है, या उस वक़्त क्योंकि खला था सियासत में, तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 2-3 साल के बाद जो इलेक्शन हुए उसमें भुट्टो को ये पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, इसमें उसको अक्सरियत हासिल हो गई। ये कुछ बहुत ही चंद एक वाक़यात ऐसे होते हैं, लेकिन आप उसमें देखें कि उस वक़्त के हालात कि एक खला था पूरा सियासत के अंदर, इस तरह के हालात नहीं थे कि जैसे अब हैं। तो मैं आसिफ अली जरदारी की बात कह रहा था, और ख़ासकर सियासत के तालिब इल्मों के लिए, कि आसिफ अली जरदारी ने एक सियासत में नया फ़लसफ़ा दिया कि जी खाओ और कमाओ तो फुटो, खाओ तो फुटो, बकौल मुशाहिद हुसैन सैयद। तो इन्होंने इस तरह की कि जो भी कि कुछ नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर नवाज शरीफ भी उसके नक्शे कदम पे आया कि हाँ जी पैसा कमाओ कि हर हालत में। तो मरियम ने आसिफ अली जरदारी के नक्शे कदम पे चलते हुए उसने कहा कि जितना भी झूठ बोल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाजरीन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान में जो भी संजीदा हल्के हैं, कोई एक बंदा भी मरियम नवाज शरीफ को ना ही संजीदा लेता है, ना ही उसकी बात पे। क्योंकि आपने सुना होगा कि अब हर बच्चे की ज़बान पे है, बूढ़े की ज़बान पे है कि मरियम का वो बयान कि मेरी तो दुनिया में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। और अब आप देखें कि उसकी छुपी हुई जायदादें निकल रही हैं, कंपनीज के अंदर शेयर निकल रहे हैं, करोड़ों नहीं अरबों की जायदादें निकल तो है। कोई मैं चैलेंज करती हूँ कि कोई नवाज शरीफ जैसा बेटा कोई ला के दिखाए। क्यों कि उस ज़माने में 2 रुपये की रोटी थी और आज 30 रुपये की रोटी है। नाज़रीन, आप खुद ही मुआवजा कर लें, मैं क्या कहूँ कि उस वक्त 2 रुपये की थी और इतना झूठ। देखिए ना, कभी कभी थोड़ी बहुत कोई ऊपर नीचे हो ही जाती है, इंसान तमाम इंसान है,
लेकिन इतना झूठ कभी किसी ने नहीं बोला होगा जितना इस मोहतरमा ने शुरू कर दिया है। और जरदारी के नक्शे कदम पे जरदारी भी यही कहता था कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कि पार्टी ही खत्म हो गई। ये तो सिंध में कोई अवाम के वोट नहीं है, ये तो जागीरदारों के वोट हैं जो उसको मिले। या अगर या पंजाब में अगर 1-2 सीट मिली, राजा परवेज अशरफ वगैरह, तो ये उसकी वो उसका अपना उसने इतना काम किया, या इलाके में डेवलपमेंट कराई, वज़ीर आज़म रहा, तो ये 1-2 सीट उनको मिल गई। बहरहाल नाज़रीन, हम डिस्कस कर रहे थे कि मरियम ने कहा कि नवाज शरीफ जैसा कोई बेटा, तो आप खुद ही तबसरा करें कि वो आदमी जिसने इतनी करप्शन की कि और साबित हुआ कि कभी ज़िंदगी में कोई कारोबार नहीं किया, और एसेट है अरबों खरबों के। आप देख लें जो भी कारोबार है, बज़ाहिर उनका जो कारोबार था इत्तेफाक फाउंड्री वगैरह, आप उसकी बुक्स देख लें, वो हमेशा घाटे में रहा, कभी उन्होंने टैक्स नहीं दिया कि हमेशा हमारा घाटे में है। और बाद में जो उन्होंने, मैं वो भी वजाहत करता चलूँ कि जो ये कहते हैं ना कि भाई हमने देले की करप्शन नहीं की, तो 25 अरब की करप्शन इस तरह निकल आई कि सारा पैसा, ये करते क्या थे कि यहाँ से करप्शन की ना जी, करप्शन किस तरह है, कोई रसीद तो नहीं देता, तबादले किए, लोगों के उससे पैसे कमाए, पुलिस में भर्तियाँ की, पैसे कमाए, और बेशुमार होते हैं। और ये तो बाकायदा ब्लैकमेलिंग से, और इन्होंने हर टिकटें बेची, हर एक चीज़, कोई ऐसा काम नहीं सियासत में जो नवाज शरीफ ने जो गलत काम ना किया। और फिर करके क्या किया कि पैसे बाहर ले गए, फिर वो उधर से टीटियाँ कराई, तो कहा जी ये बाहर से हमारी कंपनियों के शेयर खरीदे हैं अरबों ने, या वो बेनामी। तो जब अब इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, तो अब जब सारे क्लियर कट केसेस हैं, तो ये है इनको कि ये मरने मारने पे तुल गए हैं कि हमने जेलों में जो मरना है, तो इससे बेहतर है कि लोगों को मारें, ताकि ये लोग जो है वो, और लोग भी माशाल्लाह जो इनके हवारी हैं, जो नहीं सोचते, वो अपने बच्चों को या इस तरह के कामों के लिए तैयार हो जाते हैं, और कुछ पैसा इनका जिस तरह को करता है। बहरहाल आसफा भुट्टो जरदारी ने गो के वो भी एक एक लफ्ज़ पढ़ रही थी, देख के वो कर रही थी, लेकिन उन्होंने जो भी किया कि जिए भुट्टो, जो उनका स्टाइल है, जिए वो भुट्टो को ही वो समझते हैं कि जैसे भुट्टो कोई, मैं क्या कहूँ, कोई ऐसा लफ्ज़ ना मुँह से निकले, तो उनके लिए वो आपको सुना ही होगा कि हर तरफ कि जो आवाम मर गई है लेकिन भुट्टो जिंदा है। भुट्टो ने जो भी उसके कारनामे हैं वो हमारे सामने है, लेकिन जो चलते हुए मुल्क को उसने तबाह बर्बाद किया, नेशनलाइज किया, कि ऐसा मुल्क जो तरक्की कर रहा था, पहले पूरे एशिया में नंबर 1 था, तो उसमें सब कुछ उसने तबाह बर्बाद कर दिया, तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। बहरहाल ये उसकी भुट्टो की अपनी फ़िलासफ़ी थी, आज उनका था, लेकिन बहरहाल उनके लिए भुट्टो, ख़ासकर पीपल्स पार्टी के लिए एक फ़लसफ़ा है, जो भी है उनके लिए। तो मैं उसकी तकरीर पे कर रहा था। बहरहाल उसने मरियम से बेहतर बातें की, उसने जो भी उसका था, उसने कहा जी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। खैर उसको खुद भी पता नहीं होगा कि वो क्या कह रही है, लिखे हुए अगर तो उसके अपने ख्यालात हों तो फिर तो है वो अभी नई एंट्री है सियासत में, तो हम तो कहते हैं कि हर एक को हक है सियासत करने का, लेकिन जो फॉलोअर हैं उनको सोचना चाहिए कि इसमें कितना टैलेंट है। क्या ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि भाई बाप के बाद बेटा, हाँ अगर बेटे में टैलेंट है तो कोई बात, कोई हर्ज नहीं है, जो मेहनत करे उसका हक है। अब मैं इसके बिल्कुल कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ। तो बहरहाल ये आज बड़ा ज़बरदस्त था जो शो, और इसमें ये, और मरियम ने तो खैर इतनी बेतुकी बातें की, इतनी बेतुकी बातें
कि लोग खुद ही अब जो सुन रहे होते हैं वो भी कहते हैं कि ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। बहरहाल आसफा की तकरीर, और जो आपने देखा कि उससे एक कागज़ उसके सामने कर रहे थे, फिर दूसरा कागज़, फिर तीसरा कागज़। बहरहाल ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग उसका मुआजना बेनज़ीर भुट्टो से कर रहे थे, कुछ उसका मुआजना, बहरहाल जो भी हो, ये हर एक की, हमारा काम तो होता है कि तज्ज़िया करना और ये कहना कि होना क्या चाहिए। होना तो ये चाहिए कि इनको मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने इस मुल्क के अंदर सियासत करनी है तो मुल्क की ज़बान आनी चाहिए। और हर देखें ना, कोई भी बंदा हो, ये पाकिस्तान में ही ऐसा होता है, जो भी बंदा होता है, जो भी कोई सियासत, आप किस पूरे मुल्कों को देखें तो सबसे पहले वो अपनी ज़बान पे फ़ख्र करते हैं। ये सही है कि लोग कहेंगे कि जी हमारे मोहतरम कायदे आज़म बानी पाकिस्तान भी तो इंग्लिश में तकरीर करते थे, तो मैं कहता हूँ कि ये भी इंग्लिश में तकरीर करें, ये पहले सीखें। लेकिन आपने देखा कि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने उर्दू के लिए कितना स्टैंड था उनका, क्योंकि अपने मुल्क की ज़बान जो होती है वही होती है। नाज़रीन, कुछ अपनी तनकीद भी, अपने ऊपर भी तनकीद करनी चाहिए, क्योंकि मुझे कल जब मैंने कहा कि कोरोना है और ये जलसे हो रहे हैं, तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि जो साहब आज ही हाजी इम्तियाज़ ने बहुत बड़ा जलसा किया है मंडी बाउद्दीन में। तो बात तो सही है, ये मान, एक तो खैर मैं कुछ सफाई नहीं दे रहा, आपकी बात दुरुस्त है कि नहीं करना चाहिए था। एक तो यकीन करें कि मेरे जो उसमें मेरे इल्म में नहीं था, यूँ ही मुझे पता चला तो मैंने हाजी साहब से भी बात की है कि आप बड़े बड़े जलसे ना करें। जो SOP हैं, जो थोड़े लोग जो है ना, जिस तरह हुकूमत ने इजाज़त दी है, आपको पता है ना, हुकूमत भी कहती है कि अगर 100-200 शादी हालों के बारे में, तो बहरहाल वो तो डेवलपमेंट के कामों के लिए था। और आपको पता है कोई इतना बड़ा, मैं सफाई नहीं दे रहा, हकायक बयान कर रहा हूँ कि कोई इतना बड़ा वो नहीं था। लेकिन चूँकि ये रिकॉर्ड की बात है कि हाजी इम्तियाज़ इतने ज़्यादा काम हल्के में कर रहे हैं कि जिसकी पूरे पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं। और इधर से उधर से उसने, मैं चले ओपनली आपको कहता हूँ कि मैं हमने जब भी मिलते हैं वज़ीर आज़म से, तो वज़ीर आज़म हमेशा कहते हैं, तो मैं कहता हूँ जी हमें कोई वजारत ना दें, हमें डेवलपमेंट के काम दें कि हमारा हल्का जो है बहुत पीछे रह गया। तो नाजरीन, ये बात थी। लेकिन आपने देखा होगा कि जलसे की बात है तो एक गरीब बंदा है, उसकी गत्ते की फैक्ट्री थी, वो जल रही थी। तो ये जो अपोजिशन के किसी सियासतदान को उनके सामने आग के शोले वो भड़क रहे थे, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई तो चले अफसोस का इजहार करेगा। और उनकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल थे, उस बेचारे की ज़िंदगी की जमा पूंजी जल गई। लेकिन इनको अपनी सियासत के सामने कोई चीज़ नज़र नहीं आई। इसके अलावा नाज़रीन और बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं, लेकिन बात लंबी हो गई है। जैसे अचकज़ई साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीर की, अचकज़ई साहब ने ईरान का जिक्र किया और ये कहा कि ईरान में एक जो बहुत बड़े साइंसदान थे, उनके एटम बम के फादर, उनको इसराइल ने कत्ल कर दिया। कुशनर जो दामाद हैं ट्रंप के, वो मिडिल ईस्ट में आए हैं। जैसे मैं तो हमेशा कह रहा हूँ कि खित्ते की जो सिचुएशन है ये बड़ी तेज़ी से बदल रही है और हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। ये तो अल्लाह का करम है कि हमारी अफवाज और हमारा दफ़ा वो मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। और यही हाल, इसी वजह से जो मोदी है वो पागल होता जा रहा
खैर अगर हिंदुस्तान का जिक्र आया तो हिंदुस्तान में भी करोड़ों की तादाद में किसान बाहर निकले हैं कि उनके हवाले से जो उससे फिर बात करेंगे कि पॉलिसियाँ ठीक नहीं हैं। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कहता हूँ कि हिंदुस्तान में तो किसानों के बहुत अच्छे हालात हैं, पाकिस्तानी किसान उनसे बहुत पीछे है। आप सबसे ज़्यादा काम किसानों के लिए होना चाहिए। नाज़रीन, इसी तरह जो बाइडन ज़ख्मी हो गया अपने कुत्ते से खेलते हुए, उसके बारे में तफसील से डिस्कस करना थी, लेकिन अब इसको फिर कल पे करेंगे बात, क्योंकि जो बाइडन बड़ी उसकी जो टीम बना रहा है अपनी, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन हमें उस पर तबसरा करना चाहिए खुले दिल से, क्योंकि आपको पता है ना, जो कुछ भी हो अमेरिका की पॉलिसियों का पूरी दुनिया पे असर होता है। और पाकिस्तान तो चूँकि फ्रंट लाइन पे है, क्योंकि चाइना के साथ हमारी दोस्ती है, और जो सी पैक है वो तो इंडिया को भी खटकता है और अमेरिका को भी खटकता है। वो बड़ी लंबी बात हो गई है, लेकिन अगर स्टील मिल के मुलाजमीन का जिक्र ना किया जाए तो ज़्यादती होगी। देखिए नाजरीन, मुझे तो लोग कह रहे थे कि जी इनके साथ आप क्यों हमदर्दी नहीं करते, जो ये भी तो बेरोज़गार हो जाएंगे। आप यकीन करें, PIA के मुलाजम हों या स्टील मिल के, आप दुनिया जान के मुलाजमों से हमदर्दी करें, लेकिन इनके साथ नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 तो ये सारे ही सियासी भर्तियाँ हैं, ये MQM ने भर्ती की है और पीपल्स पार्टी ने, सारे सियासी। और नवाज शरीफ ने तो खैर स्टील मिल बंद कर दी, लेकिन तनख्वाहें देते रहे। हम ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक चाहे किसी की सियासी भर्ती हो, जो भी मुलाजम हो जाता है किसी अदारे का, उसका राइट तो है। इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया ये, और मैं कहता हूँ कि इमरान खान को आईनी हाथों के साथ, मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप सोचें कि आज से 10 साल पहले ये स्टील मिल बिक चुकी होती तो कितना अच्छा होता, कि ये जो अरबों रुपए हम हर महीने खर्च करते हैं इससे जान। इसी तरह PIA, इसको भी बेचना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के काम नहीं है तिजारत करे। बहरहाल होना ये चाहिए कि जो गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करे। ये जो अदारे, गवर्नमेंट जॉब दे प्राइवेट सेक्टर में, पुलिस में और भर्तियाँ करें, डबल करें पुलिस को, हमें पुलिस की ज़रूरत है। डबल करें पाकिस्तानी अफवाज को, हमें मजबूत अफवाज की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में डिमांड है पाकिस्तानी अफवाज की, आप अफवाज को बाहर भेजें। आप देखें UN में डिमांड ख़त्म नहीं होती, सऊदी मिन्नतें करते हैं, तो इससे तलकात भी बढ़ेंगे और ये भी बढ़ेगा। हर बात लंबी हो गई है नाजरीन। जैसे मैं हमेशा आखिर में कहता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, आप सब दोस्तों को, जो भी आपका काम हो, मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। कोई काम हो ज़रूर रब्ता करें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।